बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आह, मैं अपने कमरे में लेटी सो रही थी जब अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हो। मैं तेजी से उठकर बैठी और खौफ से धड़कते दिल से इधर उधर देखने लगी, मगर मेरे सादा से कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। कमरे में मुझे कोई नजर तो नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी की नजरें मेरे जिस्म के आर पार हो रही हों। खौफ से मेरा बुरा हाल था। इस बड़े से घर में इस वक्त मैं अकेली थी, जहां किसी का नामो निशान भी नहीं था। कौन है? कोई है यहाँ? मैंने खौफ से सहम कर पूछा, मगर लेकिन किसी का भी कोई जवाब तो क्या आवाज तक नहीं आई, जिससे मुझे यही लगा कि यह मेरा वहम था और कुछ नहीं। मैंने उसको अपना वहम जानकर सर झटका और फिर से सोने के लिए लेट गई। लेकिन अभी मैं नींद में उतरी भी नहीं थी जब अचानक मुझे अपनी कमर पर किसी का हाथ सिरसिराता हुआ महसूस हुआ, जो मर्दाना था। वो मर्दाना खुरदरा सा लम्स मेरी कमर से होता गर्दन तक जाने लगा तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एक बार फिर तेजी से उठकर बैठी और खौफ से धड़कते दिल से इधर उधर का जायजा लेने लगी, लेकिन कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने सहमे दिल से तेजी से आयतल कुर्सी पढ़ी और फिर मुत्तमईन होने के बाद सोने के लिए लेट गई। उसके बाद ऐसा कुछ भी ना हुआ जिस पर मैंने सुकून का सांस लिया। अगले दिन मैं जल्द उठ गई थी, क्योंकि मुझे अपने लिए कोई काम ढूंढना था ताकि मुझे फाके ना करने पड़े। मैं उठकर तेजी से कपड़े लेकर बाथरूम में गई ताकि गुस्ल लेकर ताज़ा दम हो सकूं। लेकिन गुस्ल करने के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मुझे गुस्ल खाने में अपने अलावा किसी और की मौजूदगी का भी एहसास हो रहा था, जिससे मुझे खौफ भी आ रहा था। मैंने तेजी से कपड़े बदल कर बाहर का रुख करना चाहा कि तभी किसी ने मेरी कमर को जकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचा। खौफ से मेरी दबी दबी सी चीख निकल गई, मगर इससे पहले कि मैं कुछ संभलती या समझती, एक तपिश सी मुझे अपने कंधे से उठती महसूस हुई। बल्कि यही नहीं, मुझे अपने कानों में किसी की गहरी गहरी सांसें भरने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी, जिनकी तपिश से मेरे कान एकदम से झुलस उठे थे। लेकिन ये कैफियत बस 2 पल ही की थी। अचानक सब बिल्कुल पहले जैसा हो गया। अब किसी की सांसों की आवाज थी, ना ही मुझे किसी ने जकड़ा हुआ था, बल्कि मैं बिल्कुल ठीक खड़ी थी। मैंने खौफ से चारों तरफ घूम घूम कर देखा, मगर वहां सिर्फ मैं ही थी। मुझे लगा शायद मैं यहाँ अकेली हूं, तभी ऐसा महसूस हो रहा है। मैं यही सब सोचती तेजी से बाहर निकल आई, लेकिन ये खौफ मेरे रगो पै में समा गया था। बाहर आकर मैंने अपने कांपते हाथों से नाश्ता किया और फिर काम ढूंढने की गर्ज से घर से बाहर निकल गई। मैं हादिया हूं, लेकिन एक यतीम लड़की, जिसका चचा चची के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। चची चचा ने मेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझे संभाला था और अपने घर में पनाह दी थी, क्योंकि ननिहाल में मेरे 2 मामू ही थे जो मुझे रखने को तैयार नहीं थे। नाना नानी भी हयात नहीं थे, जिनकी वजह से मेरे इकलौते चचा ने ही मुझे अपने पास रख लिया। लेकिन चची को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनका कहना था कि चचा की कमाई से वो अपने बच्चों का पेट ही बमुश्किल भर पाती हैं, तो मेरा खर्चा उठाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं। लेकिन फिर चचा ने चची को मनाकर मुझे अपने पास ही रख लिया। मगर चची मुझसे घर के सारे काम करवाती और अपनी बेटियों को पलंग से हिलने भी न देती। मैं 19 साल की हो चुकी थी, एफए कर लिया था और अब आगे पढ़ना चाहती थी। मगर फिर चचा बीमार हो गए और बिस्तर पर पड़ गए, तो चची ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, जिसकी वजह से मैं पढ़ ना पाई। चची को अब खुली छुट्टी मिल गई थी। वो मुझे मारने पीटने लगी, मगर फिर एक दिन मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोती पीटती रह गई, लेकिन चची को मुझ पर तरस न आया और यूं मैं दरबदर हो गई। उस वक्त दोपहर का वक्त था। मैं अपनी सहेली के घर आ गई, जिसने अपने एक स्टेट एजेंट कजन के जरिए मुझे एक घर किराए पर दिला दिया, जिसमें मैं अब रह रही थी। इस घर में मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था, लेकिन मैं उस घर को छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि यही मेरी वाहिद जाए पनाह थी। और वैसे भी मुझे ये सब अपनी तन्हाई का खन्नास ही लग रहा था। सारा दिन बाहर की खाक छानने के बाद भी मुझे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली थी, कि मेरी तालीम कम थी। लेकिन रास्ते में वापसी पर एक स्टॉल लगा हुआ था, जहां कुरानदाजी डाली जा रही थी, जो हज के लिए थी, कि जिसका नाम निकलेगा उसे हज के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि 1 महीने बाद हज का महीना शुरू होने वाला है। मैंने कुछ सोचकर अपना आईडी कार्ड नंबर और अपना नाम दर्ज करवाया, कि शायद यहीं से मेरी किस्मत खुल जाए। नाम और आईडी कार्ड नंबर दर्ज करवाने के बाद मैं घर वापस आ गई और कुछ देर आराम करने के बाद शाम का खाना बनाने की तैयारी करने लगी। मेरे पास मौजूद पैसे मैंने अपनी सहेली से उधार लिए थे,
कि जब काम पर लगूंगी तो वापस कर दूंगी। खाना वगैरह बनाकर मैं कमरे में गई ताकि फ्रेश हो सकूं। मगर जैसे ही मैंने अलमारी खोली, ये देखकर मैं दंग रह गई कि वहां कपड़े मौजूद नहीं थे। मैंने पूरी अलमारी छान मारी मगर वहां एक भी लिबास नहीं था। मैंने हैरत व बेयकीनी से अलमारी का पूरा कमरा छान मारा मगर कपड़े ना मिले। तो बाहर आकर पूरे घर की तलाशी लेने लगी। हालांकि कपड़े अलमारी में रखे थे मैंने, लेकिन मुझे कहीं कपड़े ना मिले। तो मैं रूहान सी होती कमरे में आई, मगर कमरे में आते ही चीख उठी क्योंकि खुली हुई अलमारी में मुझे तरतीब से कपड़े लटके नजर आ रहे थे। मैं हक्की बक्की सी सारे कपड़ों को छू छू कर देखने लगी, मगर वो वहीं मौजूद थे जो कुछ देर पहले नहीं थे। मैं उलझकर एक जोड़ा लेकर बाथरूम में घुस गई और गुस्ल लेने लगी। मगर नहाते हुए अचानक मेरी निगाह आईने पर पड़ी तो मैं खौफ से चीख उठी क्योंकि आईने में मुझे जला हुआ वजूद नजर आ रहा था जो बेहद भयानक था, और उसकी लाल अंगारा आंखें मुझे सर से पैर तक देख रही थीं। उसकी नजरों और मौजूदगी से खौफ खाती मैं मुसलसल चीखती हुई तेजी से पीछे पलटी, मगर मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने खौफ से रोते हुए एक बार फिर आईने में देखा तो दहशत के मारे मेरी चीखों से पूरा गुसलखाना फिर से गूंज उठा क्योंकि आईने में एक बार फिर मुझे वही वजूद नजर आ रहा था, जला हुआ और भयानक सा वजूद। लेकिन अब वो मेरे करीब आ गया था और अपने हाथ मुझे छूने के लिए आगे बढ़ा रहा था। मैंने तेजी से लपक कर खुद को ढांपा और तेजी से बाहर निकल आई। कपड़े बदलकर मैं तेजी से कमरे से निकलकर हाल में आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे आसपास ही है और मुझे घूर रहा है। उस खौफनाक वजूद की नजर में हवस थी जो मेरी रूह तक को लर्जा कर रख गई थी। मैं मुसलसल हिचकियां भरती हुई रो रही थी क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि मैं इस घर में अकेली नहीं हूं। मैं अब जल्द ही स्टेट एजेंट से बात करने वाली थी ताकि मैं इससे कहकर अपना घर बदलवा सकूं। इससे पहले कि मैं कोई भयानक नुकसान उठाऊं, इससे पहले कि मैं मजीद इस बारे में सोचती, अचानक मुझे कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। खौफ के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, पूरा जिस्म कांपने लगा कि तभी वो हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ता हुआ मेरी गर्दन को सहलाने लगा। मैंने कांपते हुए पलट कर देखा तो वही जला हुआ वजूद अपनी करीह मुस्कुराहट लिए मुझे ही देख रहा था। उसकी लाल आंखों से टपकती हवस मेरा दिल बंद करने को काफी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर झुककर मेरा चेहरा सहलाने लगा। मुझ में इतनी हिम्मत भी न बची थी कि मैं उसे रोक पाती या वहां से उठकर भाग जाती। वो मेरे बिल्कुल सामने आ गया था और मेरे चेहरे को सहलाते हुए मुझे ही देख रहा था। उसके लम्स में एक अजीब सी हिद्दत थी जिसकी वजह से मुझे अपना पूरा वजूद झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। खौफ के मारे मेरा दिल बंद होने लगा, जैसे अभी मेरी जान निकल जाएगी। जिंदगी में पहली बार ऐसी कोई मुश्किल पेश आई थी जिससे निकलने का मुझे रास्ता नजर ना आ रहा था। उसकी दस्त दराजियां बढ़ने लगी और उसकी सांसों की तपिश मेरा चेहरा झुलसाने लगी। तो मैं चौंक कर होश में आई और तेजी से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला और भागते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी और दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी। मगर तब तक वो मेरे पीछे आ चुका था। उसने एकदम मेरे बाल दबोचे और मेरा रुख अपनी तरफ किया। मुझसे भागकर तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरी हो और तुम्हें मेरा ही रहना है। इतना कहकर उसने एक झटके से मुझे अपने सीने से लगा लिया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने किसी आग को छू लिया। मैं तड़पते मचलने लगी, मगर वो मुझे खुद से अलग करने को तैयार नहीं था। मैं ऊंची आवाज में चीखती चली गई, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी मेरे जहन में झमाका सा हुआ तो मैंने कुरानी आयात का विर्द करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने कुरानी आयात का विर्द करना शुरू किया तो वो एक झटके से मुझसे अलग हुआ और मेरा हाथ छोड़कर किसी जानवर की तरह गुर्राने लगा। उसकी आवाज बेहद भारी थी, इतनी भारी कि मुझे अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। मैंने अपने कानों को छुआ तो वहां से खून बह रहा था और मेरे कानों में दर्द होने लगा था। वो एक बार फिर मेरे करीब आने लगा तो अब की बार मैंने मजीद तेजी से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, जिस पर वो मुझसे दूर होकर अपने कानों पर हाथ रखकर चीखने लगा, जिससे मुझे मजीद दर्द महसूस होने लगा और कानों से खून बहने लगा। मगर मैं रोते हुए पढ़ती गई, जिस पर वो अचानक ही गायब हो गया। मुझे यकीन हो गया था कि वो एक बदरूह थी जिसे मेरा जिस्म चाहिए था। वो मेरा जिस्म चाहता था और वजह मेरा हुस्न था। मैं बेहद हसीन थी, तभी शायद वो मेरे पीछे पड़ गया था और मैं यहां थी भी अकेली, जो अपना बचाव नहीं कर सकती थी। उसके गायब होते ही मैंने तेजी से दरवाजा खोला और कान साफ करती हुई घर से बाहर निकल आई। पैसे घर में ही रह गए थे। तभी मैं पैदल ही चलती हुई स्टेट एजेंट के ऑफिस पहुंच गई,
जिस में मुझे पौना 1 घंटा लग गया था और इतना चल चल कर मैं निढाल हो चुकी थी। वो मुझे वहाँ देखकर हैरान रह गया और मुझसे वहाँ आने की वजह पूछने लगा, जिस पर मैंने उसे सब कुछ बता दिया, जिस पर उसने यकीन न किया और कहा कि ये मेरा ज़हनी इख्तरा है और कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने आँखों देखे को कैसे झुठला सकती थी। तभी उसे कहा कि वो मुझे किसी और घर में मुंतकिल कर दे, लेकिन उसने कहा कि 1 महीने से पहले कोई घर नहीं मिल सकता, कि सारे घर किराए पर चढ़ा दिए हैं और नया घर कहीं बाहर ढूंढने में भी कम से कम 1 महीना लगेगा। मैं बेबस सी होकर डरती हुई घर आ गई थी कि उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। अपनी सहेली को बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहती थी कि पहले ही उसने मेरी काफ़ी मदद की थी और अब अगर ये सब बताती तो वो कहीं डर कर मेरी मदद करने से इनकार ही ना कर देती और मैं मज़ीद अपना भरम तोड़ना नहीं चाहती थी। घर आकर भी मुझे वो बदरू दिखाई न दी, जिस पर मैंने सुकून का सांस लिया कि शायद वो भाग गया है। मैंने कुछ मुतमईन होकर अपने लिए खाना बनाना शुरू कर दिया और फिर घर के कुछ ज़रूरी काम निपटाने लगी। रात को मैं मुतमईन होकर सो गई थी कि अब वो बदरू मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करेगी। ये रात का ना जाने कौन सा पहर था। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी जब चिरर की आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा खुला, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया और करवट बदलकर फिर से सो गई। लाइट जा चुकी थी, मगर चूंकि हल्की हल्की सर्दी का मौसम था तो मुझे महसूस नहीं हुआ। अचानक मेरा कंबल मेरे ऊपर से दूर जा गिरा, जिस पर मैं एक झटके से चौंक कर उठ बैठी और आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगी, लेकिन गहरे अंधेरे के बायस मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। तभी अचानक मुझे अपने पास से किसी की गहरी सांसों की आवाज आने लगी, जो मेरे बेहद करीब थी। मैंने तेजी से उठना चाहा जब उसने मुझे बिस्तर से लगाया और मुझ पर झुक कर बोला, आज तू मुझसे नहीं बचेगी, तू मेरी है और तुझे मेरा ही रहना है। वो मुझे अपने काबू में करके सख्त और सख्त मगर भयानक लहजे में बोला तो मैं चीखने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे हलक से आवाज तक न निकली। वो मेरा इस्तेहसाल करना चाहता था। तभी मैं खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगी। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी चमकती हुई लाल आंखें मुझे डरा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने तेजी से अपनी उंगली उसकी आंख में घोंप दी, जिस पर वो बिलबिलाकर पीछे हटा। तो मैं तेजी से दरवाजे की तरफ भागी और दरवाजा खोलकर हाल में चली आई और जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगी कि तभी वो बुलबुलाता हुआ वहां आया, मगर आयतल कुर्सी सुनकर एक बार फिर वो मुझसे दूर रहा और गुस्से से कहने लगा, चुप कर वरना तुझे मार दूंगा मैं। मगर मैंने उसकी बात ना सुनी और लगातार आयतल कुर्सी पढ़ती रही। उस लड़के की बदरू दूर खड़ी होकर मुझे धमकियां देती रही, मगर मैं खड़ी अपना काम करती रही। घर से बाहर नहीं जा सकती थी कि इस वक्त रात थी और इस घर के अलावा मेरा कोई भी ठिकाना नहीं था। काफी देर तक वो यूं ही मचलता मुझे धमकियां देता रहा और जब मैं ना रुकी तो वो अचानक से गायब हो गया। मैंने सुख का सांस लिया और अपनी बेबसी पर रोती हुई कमरे में आकर खुद पर आयतल कुर्सी का दम करके सोने के लिए लेट गई। अब रोज यही होने लगा था। उस लड़के की बदरू मुझे किसी न किसी बहाने छूने की और मेरे पास आने की कोशिश करती थी, लेकिन अब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई थी। से मेरा बुरा हाल हो जाता था और वहां रहना मेरी मजबूरी भी थी। उस लड़के की बदरू मेरे काम खराब करके मुझे तंग करती। कभी मुझे वो जान से मारने की धमकियां देता तो कभी मेरा बनाया हुआ खाना जला देता। कहीं घर की सफाई करती तो कुछ ही देर बाद पूरा घर पहले की तरह गंदा कर देता और सब कुछ बखेर देता। कभी मेरा जरूरी सामान गायब हो जाता तो कभी पानी वाले नल से पानी की जगह खून आने लगता, जिस पर मुझे लगता कि अब तो खौफ से मेरा दिल फट जाएगा, मगर ना ही मेरी जान निकलती ना ही वो मुझे तंग करने से बाज आता। आधी आधी रात को वो मेरे कमरे में आकर चीखता चिंघाड़ता एक ही मुतालबा करता कि मैं खुद को उसके हवाले कर दूं। फिर वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। इससे बेहतर था मैं मर जाती, मगर मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपने हाथों से अपनी जान लेती। मुझे कोई काम भी कहीं नहीं मिला था और मेरे पास मौजूद पैसे भी खत्म हो रहे थे, मगर फिर भी मैं उस बदरू को खुद पर हावी ना होने दे रही थी। वो बदरू सारी सारी रात मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर मौजूद रहती, जिसके बाद मैं सो भी ना पाती। लेकिन वो बदरू ना तो मुझे अब छू पाती थी, ना ही अपने मजमूम इरादों में कामयाब हो पाती थी। करते करते यूं ही 2 हफ्ते गुजर गए थे, लेकिन मुझे उस बदरू से छुटकारा पाने का कोई रास्ता समझ में नहीं आया था। तभी एक दिन वो हुआ जिसका मुझे ख्वाबो ख्याल में भी गुमान नहीं था और वो जिसके बारे में मैं कतई तौर पर भूल चुकी थी। उस सुबह मैं नाश्ता करके बाहर जाके काम तलाश करने का सोच ही रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई, जिस पर मैं डर कर उछल पड़ी।
क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता था। मैं डरती डरती बाहर गई तो सामने कोरियर वाला खड़ा था। मैंने हैरत व उलझन से उसकी आमद के बारे में इस्तफसार किया। उसने एक लिफाफा निकालकर मेरे हाथ में थमाया और मेरे दस्तखत लेकर ये जा वो जा। पहले पहल मुझे लगा शायद वो गलत पते पर ये पार्सल दे गया है, मगर जब ऊपर अपना नाम पढ़ा तो यकीन हुआ ये पार्सल मेरे ही नाम आया है। मैंने अंदर की तरफ जाते हुए लिफाफा खोलकर पढ़ना शुरू किया तो हैरत और खुशी से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें कागजात थे जिसमें लिखा गया था कि कुरानदाजी में मेरा नाम निकल आया है और मुझे भी हज पर भेजा जा रहा है, जिसका सारा खर्च इदारे वाले उठाएंगे और मेरा कोई पैसा नहीं लगेगा। यही नहीं, बल्कि मेरा पासपोर्ट भी वही तैयार करवाएंगे। मैं खुशी से झूम उठी और फिर जल्द ही अपने सरकारी कागजात लेकर घर से निकल गई। इससे पहले कि वो बदरू मेरे सामने आकर मेरे रास्ते में हायल होती, मैं मुतलका इदारे में पहुंची और अपना शनाख्ती कार्ड इदारे वालों को दिखाया, जिसके बाद आगे का अमल स्टार्ट हुआ। वहीं से मुझे पासपोर्ट दफ्तर ले जाया गया, जहां जल्द ही काम निपटा लिया गया। ये शायद इदारे वालों की वजह से था कि मेरा काम जल्दी हो गया, क्योंकि वहां बहुत हुजूम था और लोग बारी से अपना इंतज़ार कर रहे थे। वहां से हम वापस उसी इदारे में आए और फिर सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके मैं घर आ गई। घर आते आते मुझे रात हो चुकी थी, मगर जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंची खौफ से झुंझुला उठी, क्योंकि मेरा वो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और कमरे के वस्त में आग का अलाव दहक रहा था, जिसके गिर्द वो बदरू बैठी ऊंची आवाज में कोई अमल कर रही थी। मुझे बेतहाशा खौफ ने आन घेरा कि अब वो मुझसे क्या चाहता है। उसका वजूद काले रंग के लिबास में ढका हुआ था और अंधेरे कमरे में आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती उसे बेहद खौफनाक बना रही थी। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने खौफजदा होकर हकलाते हुए पूछा, जिस पर उसने अपनी लाल अंगारा आंखें खोली और मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों से अजीब से शोले फूटते महसूस हुए, जिस पर मैं तेजी से कमरे से भागने लगी, मगर तभी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, जो मेरी लाख कोशिश के बाद भी ना खुला। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो एक बार फिर हैरान रह गई। पूरे कमरे में तेज तेज हवा चलना शुरू हो गई थी, लेकिन इतनी तेज हवा चलने के बावजूद भी उस बदरू के आगे जलती आग बुझ नहीं रही थी, बल्कि मजीद भड़कती जा रही थी। लेकिन हवा की वजह से कमरे की हर चीज नीचे गिरती टूटने लगी थी, जिससे पैदा होने वाला शोर मेरे रोंगटे खड़े कर गया था। खौफ से अब मैं रोने लगी थी, क्योंकि उस बदरू की जलती सुर्ख निगाहें मेरे जिस्म के आर पार होने लगी थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे जिस्म में सुइयां चुभ रही हों। अचानक मेरा सर भारी होने लगा और मुझे हर चीज घूमती हुई महसूस हुई। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर तभी मेरा सर दर्द से चकराया और मैं धुंधली पड़ती नजरों से उस बदरू के चेहरे को देखती अपने होशो हवास खो बैठी, जो अब भी आग में कुछ डालता मुसलसल कुछ पड़ रहा था। अगले दिन मेरी आंख खुली तो दिन का उजाला फैल चुका था। मैं तेजी से उठ बैठी और अपने भारी होते हुए सर को थाम कर इधर उधर देखने लगी, मगर मुझे उस बदरू का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिला। मैं खौफजदा होकर तेजी से उठ बैठी और अपना ज़रूरी सामान साथ लेकर अपनी दोस्त के घर आ गई। उसने पूछा तो मैंने यही बहाना बनाया कि हज पर जाने से पहले मैं कुछ वक्त उसके साथ गुजारना चाहती हूँ, और मेरे बहाने पर उसने यकीन भी कर लिया। कुछ ही दिनों में मेरा पासपोर्ट आ गया था और टिकट की तारीख भी आ गई थी। तभी मैं अपनी दोस्त से मिलकर हज के लिए रवाना हो गई। वहाँ आकर मैंने एक होटल में क़याम किया। मैं हर फिक्र से आज़ाद हो गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो बदरू यहाँ इस पाक जगह पर मुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी, ना ही वो यहाँ तक आ पाएगी। तभी मैं पुरसुकून होकर हज की अदायगी का फरीज़ा अंजाम देने लगी, जो कि शुरू हो चुका था। मैं बाकी ज़ारीन के साथ हज के सारे मनासिक अदा करती और दिल से करती कि पता नहीं फिर कभी ज़िंदगी में यहाँ आने का मौका मिले या ना मिले। कुछ दिन बाद मैं सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर चक्कर लगाकर थकी हारी एक तरफ बैठी थी। मेरे पास पानी नहीं था, क्योंकि मैं पानी लाना भूल गई थी। तभी अब प्यास से निढाल इधर उधर देख रही थी ताकि किसी से पानी मांग सकूं। ये लो, पी लो। मैं अभी इधर उधर नजरें घुमाकर किसी को मदद के लिए पुकारने का सोच ही रही थी, जब अचानक अपने पास से उठती हुई आवाज पर मैंने उछलकर अपने दाएं जानिब देखा, जहां बेहद हसीन सा एक लड़का खड़ा था, जिसकी उम्र तकरीबन 24 से 25 साल के दरमियान लग रही थी। तुम कौन हो? मैंने उसे देखकर अहमकाना अंदाज में पूछा, हालांकि वो एहराम बांधे खड़ा था, जिसका साफ मतलब था कि वो मेरी तरह वो भी हज करने आया था और इस वक्त वो भी सफ़ा मरवा पहाड़ी के चक्कर लगा रहा था। मैं भी हज करने आया हूँ तुम्हारी तरह, और मेरा नाम जलील है। उस लड़के ने मुस्कुराकर अपना तारुफ करवाया और साथ ही पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाई।
जिसे मैंने थाम कर शुक्रिया कहते घूंट घूंट पानी पीना शुरू किया और फिर पानी पीकर बोतल वापस उस लड़के की जानिब बढ़ा दी जिसने अपना नाम जलील बताया था। मैं वापस जा रहा हूं, क्या तुम चलोगी? जलील ने पूछा तो मैं भी उठ खड़ी हुई कि अब मुझे वापस ही तो जाना था, तुमने अपने बारे में नहीं बताया। जलील ने संजीदगी से पूछा, मेरे बारे में कुछ बताने लायक है ही नहीं तो क्या बताऊं? मैंने कंधे उचकाकर कहा, आंखें नम हुई थी कि मुझे बेसाख्ता ही अपने माँ बाप याद आ गए थे, जिनके बाद से ही मेरी जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई थी कि एक सुकून का लम्हा भी मुयस्सर नहीं आया था। पहले चची की बेजा सख्तियां और ताने और फिर उस बदरू का मेरे पीछे पड़ जाना जिससे मैं चाहकर भी पीछा नहीं छुड़वा पा रही थी। बताने लायक कुछ नहीं है तो भी बता दो। जलील ने नरमी से असरार किया तो अब की बार मैंने भीगे लहजे में अपनी सारी जिंदगी के हालात कह सुनाए, लेकिन बदरू का जिक्र नहीं किया कि इस्लाम में तो बदरू का तसव्वुर ही मौजूद नहीं है, तो शायद वो मेरी बात पर यकीन करता या ना करता, और उस डर से भी कि कहीं वो मुझे झूठा ही ना समझ ले। मेरी सारी बात सुनकर वो कुछ अफसुर्दा हो गया और कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर मुझे अपने बारे में बताने लगा कि वो अपने वालिदैन के साथ रहता है और उसके 15 बहन भाई हैं। इतनी तादाद सुनकर मुझे हैरत तो हुई, मगर मैं चुप रही कि किसी की ज़ातियात में घुसकर राय देना कुछ अच्छी बात नहीं होती। वो अपने वालिदैन के साथ यहाँ हज करने आया था और हज के बाद अपने वालिदैन के साथ वापस लौट जाएगा। लेकिन एक बात मेरे लिए खुशी की थी कि वो मेरे ही मुल्क से ताल्लुक़ रखता था। वापसी तक के सफ़र में मेरी जलील के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, जिसमें ज़्यादा हाथ जलील का ही था। वो एक नरम खूह और रहमदिल नेक शख्स था, जिसका अंदाज़ा मुझे इतनी सी मुलाकात में ही हो चुका था। मैंने अपने होटल की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और फिर अपने रूम में आ गई। और फिर जब तक हज जारी रहा, मेरी अक्सर जलील से मुलाकात होती रही और हमारी दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। कुछ दिन तक हज मुकम्मल हो गया और वापसी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं अपनी खुशकिस्मती पर रश्क करते न थकती थी, जिसे खुदा ने अपने घर का दीदार करवा दिया था, और मैंने खुदा से बेहद दुआ भी की थी कि वो उस बदरू से मेरा पीछा छुड़वा दे जिसने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी। वापस आने से पहले मैं आखिरी बार जलील से मिली थी, जो बेहद अच्छा था, लेकिन फिर पता नहीं कभी मुलाकात हो भी पाती या नहीं। तभी मैंने अच्छे से दुआओं के संग उससे अलविदा ली थी। शाम के वक्त हम जहाज में वहां से निकले थे और अगले दिन रात के वक्त घर पहुंची थी, मगर खुदा का शुक्र था कि उस बदरू से मेरा सामना नहीं हुआ था। शायद इस वजह से कि मैं एक नेक और दीनी फरीजे को सर अंजाम देकर आई थी। मैं मुतमईन होकर सो गई थी और पहली बार बेहद सुकून की नींद ली। अगला दिन भी निहायत सुकून से गुजरा, जिस पर मुझे यकीन हो गया कि मेरा उस बदरू से पीछा छूट गया है। अगले दिन मैं सारे काम निपटा कर सो गई और ये दिन का ना जाने कौन सा पहर था जब अचानक मुझे अपने पाँव के तलवों में झुनझुनाहट सी महसूस हुई। मैं तेजी से उठकर बैठी तो वही बदरू मेरे कदमों के पास बैठी खबीसाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मुझे देख रही थी। मैं तेजी से भागने लगी जब उसने मुझे दबोच लिया और मुझे बेबस करके मेरे जिस्म पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। मगर इससे पहले कि वो अपने मज़मूम इरादों में कामयाब हो पाता, अचानक किसी ने उसे पकड़कर दूर उछाला और एक झटके से उसको गर्दन से पकड़कर दीवार पर दे मारा। वो बदरूह कराती हुई नीचे गिरी और फिर तेजी से उठकर उसकी तरफ बढ़ी, जिसने उसे अपनी ताकत से दूर पटका था। और वो कोई और नहीं जलील था, जो बेहद गुस्से और गजब से उस बदरूह को देख रहा था। दफा हो जा यहाँ से, वरना तुझे जिंदा जलाकर भस्म कर दूंगा, जलील ने इंतहाई भारी और गरजदार आवाज में उस बदरू से कहा। तू पछताएगा बहुत। उस लड़के की बदरू इतना कहकर गायब हो गई थी, जबकि मैं हैरत में मुब्तला थी कि जलील यहाँ पहुंचा कैसे और वो बदरू उससे डरकर भागी कैसे। तुम यहाँ कैसे? मैंने हैरत से निकलकर आखिर पूछ ही लिया, मगर वो मेरी किसी बात का जवाब देने के बजाय एक गुस्से भरी निगाह मुझ पर डालकर पूरे घर का जायजा लेने लगा, लेकिन हर तरफ घूमते हुए उसकी आंखें बंद थीं। कुछ देर बाद वो वापस मेरे पास आया। तुम इंतहाई बेवकूफ़ लड़की हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं उस जिन के बारे में? जलील ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा। कौन जिन? मेरे उलझकर पूछने पर जलील ने कहा कि वही जो अभी मुझसे डर कर भागा है। वो जिन नहीं, एक बदरू है जो मेरे पीछे पड़ी है। मैंने बताया तो जलील ने फिर से मुझे गुस्से से घूरा, मगर तभी अचानक दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से खुला और फिर पुलिस अंदर दाखिल होने लगी। जिन्हें वहशियों की तरह अंदर घुसते और हर तरफ फैलते देखकर मैं डर गई। वो यहाँ क्यों आए थे
मैं नहीं जानती थी, मगर आते ही दो लेडी कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और बाकी के हवलदार कुछ आदमियों को लेकर मखसूस जगह पर खुदाई करने लगे। मैंने हजार दफा पूछा कि आखिर मामला क्या है, मगर मुझे कुछ नहीं बताया गया, बल्कि डांट डपट करके खामोश करा दिया गया। इस सब में जलील खामोश खड़ा था, मगर यह देखकर मुझे हैरत भी हुई कि किसी ने भी उसकी तरफ देखा तक नहीं था, ना ही उसे पकड़ने की कोशिश की थी। कुछ देर बाद जब खुदाई कर ली गई तो अंदर से एक लाश निकली, जिसे देखकर मैं खौफ से चीखती चली गई, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर जली हुई लाश थी, जिसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये उसी बदरू की लाश थी जो मुझे तंग करती थी। मेरी चीखों पर लेडी कांस्टेबल ने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और मुझे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जाने लगे। यानी कि उन्हें लगता था कि उस लाश को मैंने मारकर यहाँ दफनाया है। मेरी सफाइयों को सुने बगैर मुझे ले जाने लगे तो मैंने जलील से रो रो कर मदद मांगी कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बचाओ। मैं जलील को पुकारते हुए ये नहीं देख पाई कि सभी पुलिस वाले हैरत से मुझे चिल्लाते और किसी जलील को पुकारते देख रहे थे। अचानक जलील मेरे करीब पहुंचा और मेरा हाथ थाम कर चुटकी बजाई। मेरे जिस्म को झटका सा लगा और अगले ही पल मैंने आंखें खोलकर देखा तो ये देखकर मैं दंग रह गई कि हम किसी और जगह पहुंच चुके थे। ये कौन सी जगह है और हम यहाँ कैसे आए? मैंने हैरत से इधर उधर देखते हुए पूछा। ये एक पहाड़ी जगह थी और उस वक्त हम एक खूबसूरत सी गार में खड़े थे, जहाँ इर्द गिर्द हर तरफ हरियाली छाई हुई थी। मैं तुम्हें उनसे बचा कर लाया हूँ। जलील की आवाज़ सुनकर मैंने तेजी से उसकी तरफ देखा, मगर उसे देखते ही हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि वो उस वक्त बिल्कुल बदले हुए हुलिये में था। उसके जिस्म पर अब काले रंग का चोगा नुमा लिबास था और सर पर बड़ा सा काला रुमाल बांध रखा था, जिसके नीचे से उसके बड़े बड़े घुंघराले बाल नजर आ रहे थे। इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदल लिए तुमने, और हम हवा के झोंके की तरह यहाँ कैसे आए? मैंने हैरत से पूछा, क्योंकि मैं एक जिन हूँ, एक नारी मखलूक जो कुछ भी करने की ताकत रखता है। ये देखो। जलील ने इतना कहकर चुटकी बजाई तो उसके हाथ के ऊपर आग का एक छोटा सा गोला घूमने लगा, लेकिन वो गोला उसके हाथ को छू नहीं रहा था। मेरा दिमाग साए साए करने लगा और चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। ज ज ज जिन, मैंने खौफ से कपकपाते हुए पूछा, तो उसने आग का वो गोला चुटकी बजाकर गायब कर दिया। तुम्हें मुझसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी दोस्त हो। जलील ने कहा तो मैंने गहरा सांस भरा, वरना मैं एक पल में बेतहाशा डर गई थी। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो फिर मुझे उस बदरू से और उन पुलिस वालों से बचा लोगे ना? मैंने आस भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछा तो उसने सर हिला दिया। हाँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो कोई बदरू नहीं बल्कि एक जिन है, एक बद जिन जो तुम्हारे हुस्न और खूबसूरती पर बुरी तरह फिदा हो गया है और तुम्हारे जिस्म पर तसल्लुत जमाना चाहता है। वो तुम्हारे जिस्म को हासिल करना चाहता है। जलील ने बताया तो मैंने हैरत से उसे देखा। मेरी हैरत पर शुरू से लेकर आखिर तक मुझे ये बात बता दी कि कैसे एक जिन मुझ पर आशिक हुआ और मेरे पीछे पड़ गया, जिसे मैं बदरू समझती रही। यहीं रहता था वो और मुझे यहाँ देखकर मुझ पर आशिक हो गया और मेरे जिस्म पर तसल्लुत जमाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार मैं बचती रही। जलील ने मुझे तसल्ली दी और फिर बताने लगा कि कैसे मैं पुलिस से बच सकती हूँ। मैं उसकी हर बात ध्यान से सुनती रही और फिर जलील के साथ मैं स्टेट एजेंट के ऑफिस पहुंची, जिससे कुछ भी बताए बगैर मैंने उससे उसके मालिक के मकान का नंबर लिया और फिर उसके बारे में मालूम करके उस घर के आसपास के घरों से उसके बारे में पूछताछ करने लगी। लेकिन उस दौरान मैंने ध्यान रखा कि मैं किसी की नज़रों में न आऊं। हमसायों से मुझे जो बात पता चली वो मुझे हैरान करने के लिए काफ़ी थी। उनके मुताबिक इस घर का मालिक कदीर अब्दुल्ला था और ये घर उसकी बीवी का नाम था। कदीर अब्दुल्ला ने अपनी बीवी से पहली शादी की थी, जबकि उसकी बीवी की उससे दूसरी शादी थी। उसके पहले से भी एक बेटी थी जो जवान थी, तकरीबन 18 साल की, और कदीर अब्दुल्ला की बीवी कदीर अब्दुल्ला से बड़ी थी। वो इकरा का सौतेला बाप था। बज़ाहिर उससे बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन हकीकत में नहीं। कदीर अब्दुल्ला की बीवी मर चुकी थी और इकरा की सारी जिम्मेदारी कदीर अब्दुल्ला ने उठा ली थी। सारी दौलत इकरा के नाम थी, लेकिन अगर वो मर जाती तो सारी दौलत कदीर अब्दुल्ला के नाम हो जाती। मुझे ये भी मालूम हुआ कि इकरा का एक दोस्त था जो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन कदीर अब्दुल्ला ने उसकी शादी उससे करने से इनकार कर दिया, जिस पर इकरा ने अपने दोस्त को घर बुला लिया। लेकिन उसी दिन न जाने क्या हुआ, इकरा ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन उसकी लाश कहाँ गई कोई भी नहीं जानता था। केस जैसे खुला था वैसे ही बंद भी हो गया।
قدیر عبداللہ نے بھی جانچ پڑتال نہ کی اور اس کا دوست کہاں گیا یہ بھی راز ہی رہا۔ یہ ساری باتیں سن کر میرا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا۔ جلیل کا کہنا تھا کہ وہ اقرا کے اس دوست کا پتہ لگا سکتا ہے اگر اس کے پاس کوئی تصویر یا اس کا نام ہو۔ ہمسایوں سے ہی معلوم ہو گیا کہ اقرا کے کوئی دوست تھی جو قریب رہتی تھی۔ میں نے اس سے نام وغیرہ پوچھا اور پھر جلیل کے ہمراہ اس کے گھر جا پہنچی۔ وہاں جا کر جب میں نے اس سے اقرا کے بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگی۔ میں نے اسے یہی بتایا تھا کہ میں اقرا کی کزن ہوں۔ میرے پوچھنے پر اس نے اقرا کے اس دوست کی تصویر دکھائی جسے وہ پسند کرتی تھی۔ میں نے اس سے وہ تصویر لے کر پاس رکھی اور پھر اس کا شکریہ ادا کر کے واپس نکل آئی۔ جلیل نے مجھے واپس اسی غار میں چھوڑا اور پھر خود کہیں غائب ہو گیا۔ تقریباً 20 منٹ کا وقفہ گزرا تھا جب اچانک ایک جھماکے کے ساتھ میرے سامنے کوئی کراہتا ہوا گرا۔ میں نے دیکھا تو وہ وہی لڑکا تھا جو اقرا کا دوست تھا۔ جلیل نے اسے جلد ہی ڈھونڈ لیا تھا اپنی طاقت سے اور پھر اسے یہاں لے آیا تھا تاکہ اس سے سچائی معلوم ہو سکے۔ اس لڑکے کا نام نوریز تھا جس نے جلیل کے مار کے ڈر سے ساری سچائی کھول کر رکھ دی تھی، لیکن وہ جو بولتا جا رہا تھا میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا کیونکہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس سے ساری حقیقت جان لینے کے بعد جلیل اسے لے کر غائب ہو گیا اور پھر تقریباً 15 منٹ کے وقفے سے میرے سامنے دوبارہ ظاہر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل تھا جس کے اندر وہ ساری حقیقت موجود تھی جو مجھے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ جلیل نے اپنے جادو سے اس فون کی کئی ڈپلیکیٹ کاپیز بنا لی جس پر میں حیران تو ہوئی لیکن کچھ پوچھا نہیں۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا اور پولیس کو اس فون میں موجود ثبوت دکھایا، جس کے بعد پولیس نے مجھے جانے کا عندیہ دے دیا۔ اب میں پرسکون ہو چکی تھی لیکن عدالت میں مجھے حاضر ہونا تھا اور پھر کچھ دنوں بعد میں عدالت پہنچ گئی۔ پولیس نے قدیر عبداللہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا تھا کہ وہی مجرم تھا جس نے اقرا کو آگ لگا کر مارا تھا۔ جس دن نوریز اس سے ملنے آیا اسی دن اقرا اور اس کے سوتیلے باپ کی لڑائی ہوئی، جس کے بعد قدیر نے اسے آگ لگا کر مار دیا اور نوریز کو دھمکا کر چپ کروا دیا اور اس کیس کو کھلنے سے پہلے ہی دبا دیا گیا۔ نوریز بھی کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پایا کیونکہ وہ غریب تھا، قدیر امیر جو قانون کو مٹھی میں رکھتا تھا۔ یہ سب اس نے اقرا کی دولت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن اس کی ماں مرتے ہوئے وصیت کر گئی تھی کہ اگر اقرا کی موت طبی حالت میں نہ ہو تو اس کی ساری جائیداد ٹرسٹ میں چلی جائے اور قدیر عبداللہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تبھی قدیر عبداللہ نے اقرا کو مار دیا اور یہ بات مشہور کر دی کہ وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ عدالت نے ویڈیوز دیکھنے کے بعد قدیر عبداللہ کو پھانسی کی سزا دی تھی، جس کے بعد مجھے بھی سکون محسوس ہوا کہ اقرا کو انصاف مل گیا۔ اس کے بعد میں جلیل کے ساتھ اسی گھر میں آئی جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا، جہاں اب بھی وہ جن موجود تھا جو مجھ پر عاشق تھا۔ تم یہیں پر بیٹھی رہو گی اور اس حصار سے باہر نہیں آؤ گی، تب تک تو بالکل نہیں جب تک میں تمہیں نہیں کہوں گا، سمجھ آئی؟ جلیل نے مجھے ایک سنگل صوفے پر بٹھا کر اس کے گرد مسلسل کچھ پڑھتے ہوئے حصار کھینچ کر کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ میرے سامنے ہی کچھ دور فاصلے پر بیٹھا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تمہیں اس حصار سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرے گا لیکن تمہیں ہرگز بھی اس حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ اس نے اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر مجھے سختی سے ہدایت کی تو میں نے پھر سے سر ہلا دیا، جس پر وہ آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں بڑی سی تسبیح تھی جس کے دانے گراتا وہ کچھ جاپ رہا تھا۔ میں مسلسل اسے دیکھتی رہی مگر تبھی میرے کانوں میں خوف سی غراہٹیں گونجنے لگیں، جس پر گھبرا کر میں نے تیزی سے اس سے نظریں ہٹا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرے ارد گرد کئی خوفناک سرخ آنکھوں والے کالے بھیڑیے اپنے لمبے لمبے دانت نکالے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے تیزی سے جلیل کو مدد کے لیے پکارنا چاہا مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے بھاگنا چاہا جب جلیل نے سختی سے مجھے پکارا، بیٹھی رہو، یہ دھوکہ ہے، نظر کا۔ اس کی آواز کا میرے کانوں میں پڑنا تھا کہ وہ سارے کے سارے بھیڑیے ایک دم غائب ہو گئے، جس پر میں نے سکون کا سانس لیا۔ لیکن تب بھی میرے سامنے میری چچیاں کھڑی ہوئی جنہیں اپنے سامنے دیکھ کر میں بے حد حیران ہوئی اور تیزی سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری چچی بہت بری طرح رو رہی تھی اور بس یہی کہی جا رہی تھی کہ تمہارے چچا بہت بیمار ہیں اور تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، تو آؤ ان سے مل لو۔ چچا کی بابت سن کر میرا دل بے اختیار پگھل گیا اور میں بنا جلیل کی کسی ہدایت کو یاد رکھے صوفے کے گرد کیے حصار سے 2 قدم باہر نکل آئی۔ لیکن جیسے ہی میں حصار سے باہر نکلی ویسے ہی چچی کی آنکھوں کی پتلیاں بدل گئیں اور ایک دم سے ان کا وجود بھی بدلنے لگا، اور یہ دیکھ کر میری خوف سے چیخیں بلند ہو گئیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن تھا جو میرا دشمن تھا۔ میں واپس حصار میں جانے لگی مگر تبھی میرے جسم کو جھٹکا لگا۔ وہ جن میرے جسم پر قابض ہو چکا تھا۔ مجھے سب سمجھ آ رہا تھا لیکن میرا اپنے جسم پر اختیار نہیں تھا۔ ہادیہ، جلیل نے مجھے پکارا
تو میں بے ساختہ اس کی طرف پلٹ گئی، مگر اس کی طرف دیکھتے ہی ہنسنے لگی، جس سے جلیل سمجھ گیا کہ وہ جن مجھ پر قابض ہو چکا ہے، یہ میری ہے اور اب اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم مجھے روک نہیں پاؤ گے۔ اتنا کہہ کر میرا وجود اچانک سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب میں نے خود کو دیکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ میں ایک قبرستان میں تھی جہاں آس پاس بے شمار قبریں تھیں۔ تبھی وہاں روشنی کا ایک تیز جھماکا ہوا اور جلیل بھی وہاں پہنچ گیا۔ اسے چھوڑ دے، اس کی زندگی مت برباد کر، تو بھی جانتا ہے کہ یہ ایک انسان ہے۔ جلیل کی بات سن کر میں مردانہ آواز میں کہہ کے لگانے لگی، نہیں چھوڑوں گا، پہلے اسے مجھے ستانے کی سزا دوں گا اور پھر اس کے جسم کا فائدہ اٹھاؤں گا، ہا ہا ہا۔ جلیل نے اچانک چٹکی بجائی تو اس کے ہاتھ میں آگ کا گولا نمودار ہوا، جسے اس نے زور سے میری طرف پھینکا۔ میں جو مردانہ آواز میں ہنس رہی تھی، وہ آگ کا گولا میرے کھلے ہوئے منہ سے اندر پہنچ گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے ابھی میرا پیٹ پھٹ جائے گا، کیونکہ اس آگ کے گولے سے میرا جسم بے حد تپ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ واقعی میرا جسم پھٹ جاتا، وہ جن میرے جسم سے نکل گیا، جس پر میں نڈھال سی ہو کر نیچے گر گئی اور ان دونوں کو دیکھنے لگی جو آپس میں گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے پر آگ کے وار کر رہے تھے۔ اچانک جلیل نے اس کے بال پکڑے اور اس کے بالوں کو زوردار جھٹکا دیا، جس سے اس کے کچھ بال ٹوٹ کر جلیل کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس نے خوخار نگاہوں سے جلیل کو گھورا اور اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مارا، جس سے جلیل اڑتا ہوا پیچھے جا کر قبر پر گرا۔ وہ برا جن ایک دفعہ پھر میری طرف لپکا۔ میں پیچھے کو کھسکنے لگی کہ وہ کہیں پھر سے میرے جسم پر قابض نہ ہو جائے، کہ تبھی جلیل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے اس پر کوئی منتر پڑھنے لگا۔ جلیل کے منتر کی آواز سن کر وہ جن اس کی طرف مڑا اور اس کے ہاتھ میں اپنے بال دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نہیں! وہ چیختے ہوئے تیزی سے جلیل کی طرف بھاگا، لیکن تب تک جلیل اس کے بالوں کو آگ لگا چکا تھا۔ جیسے ہی اس کے بالوں کو آگ لگی، اس کی چیخوں سے پورا قبرستان گونج اٹھا، جو اتنی بھیانک تھی کہ میرے کانوں سے خون رسنے لگا۔ اس جن کے بال جلیل کے ہاتھوں پر جل رہے تھے، لیکن اس کے اپنے بالوں میں بھی آگ لگ چکی تھی، جو وہ چاہ کر بھی بجھا نہیں پا رہا تھا۔ تبھی وہ بے اختیار دھاڑتا ہوا جلیل پر جھپٹا اور کوئی منتر پڑھ کر جلیل کے سینے پر ہاتھ رکھا، جس پر جلیل کی چیخیں نکل گئیں، جس پر میں تڑپ کر تیزی سے اس کی مدد کو لپکی اور اس جن کو جلیل سے دور ہٹانے لگی، مگر اس کی طاقت کے سامنے میں ٹھہر نہیں پائی۔ اس نے ایک زوردار دھکا دیا، جس پر میں دور جا گری اور تکلیف سے کراہنے لگی۔ میں نے جلیل کو دیکھا، جو اب اس برے جن کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اس کی گردن کو بری طرح دباتا، پھر سے جادو کے ذریعے اس پر منتر پڑھتا ہوا اسے زیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بالوں میں لگی آگ اب اس کے پورے جسم پر پھیلتی جا رہی تھی، اور اب وہ اپنے درد اور تکلیف سے بے حال ہوتا قبرستان میں مچلتا ہوا ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا، مگر جلیل مسلسل منتر پڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ آگ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ چیختا چلاتا ہمیشہ کے لیے راکھ ہو گیا، جس پر میں نے روتے ہوئے سکون کا سانس لیا اور جلیل کے پاس چلی آئی، جو گہری سانس بھر رہا تھا۔ یقیناً وہ تکلیف میں تھا، مگر مجھے دیکھ کر تسلی دینے لگا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا، جس پر اس کی احسان مند تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے واپس میرے گھر چھوڑ دیا، جو کرائے کا تھا۔ کچھ دن بعد میری دوست میرے پاس آئی، جو اپنے بھائی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی تھی۔ میں بھی مان گئی کہ مجھے ایک مضبوط سہارا چاہیے تھا۔ میری جلد ہی اس سے شادی ہو گئی اور میری زندگی سہل ہو گئی، لیکن جلیل ہمیشہ کے لیے میرا دوست بن گیا، جو ایک نیک جن تھا، اور اس نے مجھے ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔